गैस्ट्राइटिस जो होती है वो कि आगे हमारे पास पैथोफिजियो क्या होती है, उसके बाद गैस्ट्राइटिस के आगे हमारे पास क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं कि अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो फिर आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्राइटिस होता क्या। गैस्ट्राइटिस बेसिकली कहते ही है कि आपके पास इन्फ्लेमेशन हो गई है स्टमक की लाइनिंग के अंदर। अब हम स्टमक को इन्फ्लेमेशन नहीं कहते क्योंकि स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें, तो हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। अब सबसे पहले जो हमने एनाटॉमी पढ़ेगी देखना, ये हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक में हमारे पास जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये हमारे पास होती है म्यूकोसल लेयर। ठीक है, अब इस म्यूकोसल लेयर में हमारे पास ना, इधर इस म्यूकोसल लेयर में यहाँ हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से पैचेस पड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं रुगाए। ठीक है, अब इस रुगाई का काम क्या होता है, बेसिकली इस रुगाई का काम होता है आपके म्यूकस को सिक्रीट करवाना। ठीक है, ये बात याद रखना कि हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जिस तरह विलाय लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती उस तरह हमारे पास रुगाई लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिनका काम ये होता है हमारे पास म्यूकस की सिक्रेशन करवाना। ठीक है, अब हम बात ही करेंगे कि हमारे पास गैस्ट्राइटिस क्या होता है। ये हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन, ये जो हमारे पास लेयर है लाइनिंग जिसे हम कह रहे हैं म्यूकोसल लाइनिंग, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब ये गैस्ट्राइटिस जो होती है ये बेसिकली होती है दो टाइप्स की, एक होती है हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक होती है हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, एक हमारे पास होती है एक्यूट और एक हमारे पास होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर ये जो हमारे पास मैंने बात की है कि हमारे पास गैस्ट्राइटिस के अंदर म्यूकोसल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी जो लाइनिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लेकिन एक्यूट के अंदर याद रखना कि ये जो हमारे पास लाइनिंग है उसकी इंजरी हो जाएगी, यानी म्यूकोसल इंजरी हो गई है। कोई भी कहे कि म्यूकोसल इंजरी आता है किधर, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर। जबकि हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपके पास इधर म्यूकोसल एट्रोफी हो जाएगी, यानी जो म्यूकोसा है उसका साइज डिक्रीज कर देगा। अब हम ये भी बात पढ़ते हैं कि हमारे पास जो एक्यूट सिचुएशन है ये भी चेंज हो जाती है हमारे पास क्रोनिक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अब बात ही कर रहे हैं कि हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर म्यूकोसल जो लाइनिंग है उसका हो गया इंजरी, लेकिन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या हुआ है, जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसकी हो गई है एट्रोफी। अब हम जरा इन दोनों को जरा डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस में और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में हमें क्या क्या डिफरेंस नजर आएगा। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा ऐसा पेशेंट जो कि एनसेड्स यूज कर रहा है। ठीक है, अब एनसेड्स करते क्या है, हमारे पास नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स करते क्या है, इनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितने भी एनसेड्स हैं ये जाके हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इनहिबिट कर देते हैं। जब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इनहिबिट हो जाएगा, तो हमने बात की थी कि हमने जब स्टमक की फिजियो पढ़ी थी, हमने कहा था जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है ये एसिड की सेक्रेशन को थोड़ी सी कम करता है और म्यूकोसा की प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। और होता ही है कि मैंने कहा जो भी पेशेंट एनसेड यूज कर रहा है वो आगे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएंगे, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएंगे तो आपके पास जो म्यूकोसल प्रोटेक्शन हो जाएगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से म्यूकोसल इंजरी हो जाएगी। ये था हमारे पास एनसेड्स लेने की वजह से पहली चीज। ठीक है, अब सेकंड चीज हम पढ़ते हैं कि हमने एक बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई भी फूड खाते हैं तो हमारे पास क्या चीज रिलीज होती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। और हमने कहा था एसिटाइल कोलिन फायर करता है जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स थे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो तो बात होगी। लेकिन अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दे, यानी देखो हुआ मसला किस वजह से बना, मसला स्टमक की वजह से बना। आपने कुछ खाया जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की पॉजिटिव सिग्नल गया और एसिटाइल कोलिन फायर हुआ। जब एसिटाइल कोलिन फायर हुआ, लेकिन ये एसिटाइल कोलिन ने किया क्या, इसने जाके हमारे पास जो ब्रेन थे, ठीक है, ब्रेन में जाके एसिडिटी बढ़ा दी। यानी एसिटाइल कोलिन का काम था स्टमक में, लेकिन इसने पेरिफेरली ब्रेन में जाके इसकी H+ की सेक्रेशन बढ़ा दी, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्रेन थी उसकी होगी इंजरी। पहली चीज। सेकंड चीज, ठीक है, पहली बात हमने पढ़ी कि हमारे पास जो एनसेज थे ये हमारे पास म्यूकोसल इस्कीमिया करवाते हैं, ये थी हमारे पास इसकी पैथोफिजियो। सेकंड चीज हमारे पास आती है कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन देखो रिलीज स्टमक की वजह से हुआ, लेकिन इसने पेरिफेरली जाके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करवा दिया, क्योंकि वहां की ब्रेन की एसिडिटी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास ब्रेन के सेल्स थे वो हो गए डैमेज। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास सेकंड चीज। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज ये भी हो सकता है कि देखो हुआ ये था कि उसको हुआ ट्रॉमा, ठीक है, या उसको हिस्ट्री, यानी एक पेशेंट आया वो ट्रॉमा की हिस्ट्री लेके आया, या पेशेंट आया वो बर्न की हिस्ट्री लेके आया। ठीक है, कि उसको इस जगह पे जरा जल गया था, ठीक है, या ट्रॉमा की हिस्ट्री लेके आया। तो जो भी ट्रॉमा की या बर्न की हिस्ट्री लेके आएगा, तो हम एक बात पढ़ते हैं कि उसके अंदर हमारे पास एसिडिटी जो होती है वो बॉडी में कम हो जाती है। अब एसिडिटी बॉडी में कम कैसे होती है, देखना हुआ ये कि हमने कहा कि एक पेशेंट आया ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ या एक पेशेंट आया बर्न की हिस्ट्री के साथ। ठीक है, इस हिस्ट्री के साथ आया, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो स्टमक है
ठीक है, अब हमारे पास स्टमक का, फॉर एग्जांपल स्टमक था उसका ट्रॉमा हुआ या स्टमक था उसका बर्न हुआ, हम कहते हैं कि इसके अंदर आपको हाइपोवोलीमिया हो गया, यानी इसके अंदर देखो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई भी पेशेंट बर्न की हिस्ट्री लेके आ रहा है या ट्रॉमा की हिस्ट्री लेके आ रहा है तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटेंस होगी वो कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा होता है तो H+ नहीं ज्यादा हो जाता। इसीलिए मैंने ये बात की कि हाइपोवोलीमिया वाले बंदे में जब हमारे पास ये हिस्ट्री लेके आएगा तो फिर हम कहते हैं कि ये इसकी वजह से भी आपका जब म्यूकोसल होता है ना उसकी इंजरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका H+ बहुत ज्यादा रिलीज हो गया। ये था हमारे पास पहली चीज एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर होता क्या। ठीक है, यानी हुआ ये है कि हमने एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर हमने एसिडिटी की बात नहीं की, हमने बात ये किया कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर आपका जो म्यूकोसा था उसका हो गया इंजरी। अब इंजरी हुई कब है? हुई इस वजह से कि वो पेशेंट था वो एनसेड यूज कर रहा था, उस एनसेड ने जाके प्रोस्टाग्लैंडिन ईटी को इनहिबिट किया जिसने आपके म्यूकोसा को इस्कीमिया करवा दिया, म्यूकोसल इंजरी करवा दी। ठीक है, पहली बात ये। अब एक बात याद आता है कि एनसेड्स की वो कैसे गया, वो कहेगा एक पेशेंट था, ठीक है, उसको रेमाटाइड आर्थराइटिस था, या वैसे ही वो आर्थराइटिस की बात करेगा, या वो कहेगा उसको थी नी पेन या थी शोल्डर पेन, यानी गाउट की कंडीशंस वो बता सकता है। वो कहेगा उसकी वजह से वो एनसेड यूज कर रहा था, एनसेड्स ने फिर क्या किया, क्या करवा सकता है, ये आपका एक्यूट गैस्ट्राइटिस करवा सकता है। ठीक है, और एक बात बता दूं कि ये जो हमारे पास कंडीशन होती है, अगर कोई बंदा जो है ना वो एनसेड यूज कर रहा हो, इसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी होता है, उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर्स भी बन जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर वाले टॉपिक में। पहली बात हमने की कि हमारे पास ये था एक्यूट गैस्ट्राइटिस। सेकंड चीज आती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, हमने एक बात पढ़ी कि हमारे पास जो म्यूकोसा है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि म्यूकोसा की एट्रोफी जो होती है वो कैसी होती है। अच्छा, हुआ क्या, ये मेनली होती है आपके पास एक इन्फेक्शन होता है हमारे पास एच पाइलोराई। ठीक है, ये हमारे पास क्या किया, एच पाइलोराई ने क्या किया, इसने हमारे पास यूरिएज एंजाइम को रिलीज किया। एच पाइलोराई ने जब यूरिएज एंजाइम को रिलीज किया तो यूरिएज एंजाइम करता क्या है, ये आपके पास स्टमक में जाके यूरिया को ब्रेक डाउन करवा के अमोनिया निकाल देता है, और अमोनिया और क्लोराइड मिलके अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। आपसे ये याद रखो कि एच पाइलोराई करता क्या है, एच पाइलोराई यूरिएज एंजाइम को रिलीज करता है, यूरिएज एंजाइम आगे से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा देते हैं, और जब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हो जाता है तो ये जाके सीधा म्यूकोसा को डैमेज करवा देता है। जब म्यूकोसा को डैमेज हो जाता है तो फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, आपके बाद आगे पहले ये बात। अब हम बात करते हैं कि हुआ ये कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है बात, इसके अंदर आपके जो पेरिटल सेल्स है ना स्टमक के, वो डैमेज हो जाती हैं। अब पेरिटल सेल्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो हमने बात ये पढ़ी है कि हमारे पास क्या चीज, हमारे पास HCl जो होगा वो रिलीज नहीं होगा। अब मैं जरा फिजियो की तरफ जाता हूं। हमने बात ये कही थी कि हमारे पास ये होते हैं हमारे पास जी सेल्स। ठीक है, और ये हमारे पास हमने कहा था ये जो जी सेल्स होते हैं ये करते हैं हमारे पास गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं, और गैस्ट्रिन क्या करता है, ये पेरिटल सेल्स में जाता है और वहां से फिर HCl को रिलीज करवाता है, पहली बात। ठीक है, सेकंड चीज हमने कहा था कि जो गैस्ट्रिन होता है ये जाता है हमारे पास कुछ एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं, वहां जाके स्टिमुलेट करवाता है और फिर वहां से हिस्टामीन को रिलीज करवाता है। ठीक है, थर्ड चीज हमने पढ़ी थी, ये जो गैस्ट्रिन होता है ये आपके पास डी सेल्स में जाता है और वहां से फिर हमारे पास पेप्सिन को रिलीज करवाता है। अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो गैस्ट्रिन है वो तो ज्यादा है, यानी फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन तो हमारे पास है, लेकिन पेरिटल सेल्स का फंक्शन डिसफंक्शन हो गया, यानी म्यूकोसा के डैमेज होने की वजह से जो पेरिटल सेल्स थे वो हो गए डैमेज। अगर अब बात करूं पेरिटल सेल्स हो गए डैमेज तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो गैस्ट्रिन होगा ये ज्यादा नहीं हो जाएगा बॉडी में, हम कहते हैं हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो गया। ठीक है, अगर हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाएगा तो HCl तो रिलीज हो नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, ये जो गैस्ट्रिन होगा ये हिस्टामीन में जाएगा, और हिस्टामीन को क्या नाम है इसकी, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में जाएगा, और एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में जाके ये हिस्टामीन को रिलीज करवा देगा। हमें लैब रिपोर्ट्स में क्या मिलेगा, आपको हिस्टामीन का लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इधर जो है गैस्ट्राइटिस था, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस ही देखो इसको हुआ कि ये कि म्यूकोसा का इस्कीमिया हुआ, फिर यही हो सकता है इस म्यूकोसा के इस्कीमिया ट्रांसफर हो गया म्यूकोसा की एट्रोफी में, यानी एक्यूट कंडीशन चेंज होगी हमारे पास क्रोनिक कंडीशन में। हम बात ही कर रहे हैं कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर एच पाइलोराई ने क्या किया, यूरिएज एंजाइम को रिलीज किया, यूरिएज एंजाइम ने आगे अमोनियम क्लोराइड बनाया, और अमोनियम क्लोराइड ने आगे म्यूकोसा को डैमेज करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये बड़ा स्टमक के लिए ज्यादा होता है जिसकी वजह से म्यूकोसा का डैमेज हो गया। अच्छा, और इस कंडीशन को कहा था क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। हम पर ये रहे थे कि हमने कहा इसके अंदर आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर पेरिटल सेल्स की डैमेज मिलेगा। अब पेरिटल सेल्स का डैमेज हमने बात ही की कि पेरिटल सेल्स का आपको मिला है डैमेज।
अब हुआ ये कि गैस्ट्रिन जो होगा वो आपको बॉडी में ज्यादा मिलेगा। जब गैस्ट्रिन ज्यादा होगा तो गैस्ट्रिन पेरिटल सेल्स में जाके काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके पास एसिड रिलीज नहीं होगा, जो HCl होगा वो बॉडी में काम होगा। अब गैस्ट्रिन अगर हमारे पास इसमें काम नहीं कर रहा तो जाएगा एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में, वहां जाके हिस्टामिन को रिलीज करवा देगा। और हिस्टामिन क्या करेगा, ये आपके पास इसका काम होता है आपके पास एसिड की थोड़ी, हिस्टामिन करता क्या है, ये आपके पास छोटी सी जो वो होता है एसिड की प्रोडक्शन को स्टिमुलेशन करवाता है, हमने बात की थी। अगर तो आपके पास एसिड की स्टिमुलेशन जो होगी वो थोड़ी थोड़ी होगी तो हम इसे कहते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रा, यानी एक क्लोरहाइड्रा होता है कि बिल्कुल ही एब्सेंट हो गई है, लेकिन हाइपोक्लोरहाइड्रा होता है कि हमारे पास जो एसिड की प्रोडक्शन है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि पेरिटल सेल्स की थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे पास कैसे एसिड की प्रोडक्शन हो रही है। देखो ना, एसिड की प्रोडक्शन का काम था पेरिटल सेल्स का, लेकिन मैंने अभी बात किया कि हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब इसका मतलब क्या, अब हम बात करते हैं पेरिटल सेल्स में। ये देखना, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है एक पेरिटल सेल्स, ठीक है, और पेरिटल सेल्स में हमारे पास यहां मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनका काम होता है H+ एंड पोटेशियम, जिनका काम होता है कि आपके पास यहां से H+ निकलता है और यहां से आपका क्लोराइड निकलता है, जो कि आपस में बना के रिएक्शन करवा के बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी पेरिटल सेल्स में। लेकिन एक बात याद रखना कि इसके अंदर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर पूरा का पूरा पेरिटल सेल्स डैमेज नहीं होता। ठीक है, इसमें होता ये है कि या तो आपके ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये आपके पास 70 to 80% डैमेज हो जाते हैं, या तो आपके पास यहाँ एक ट्रांसपोर्टर होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप जिसे हम कहते हैं, या तो उसका डैमेज हो जाता है। फिर इसकी वजह से हमारे पास जो HCl होता है वो रिलीज नहीं होता। लेकिन हमने कहा कि जब गैस्ट्रिन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये आपके पास पेरिटल सेल्स में तो चलो काम नहीं कर रहा, पेरिटल सेल्स में मैं कहता हूं कि इधर हमारे पास एक रिसेप्टर्स लगे हुए थे। ठीक है, इधर हमारे पास जिसको हमने कहा था सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर। अब सोमैटो हमारे पास जो ये जो रिसेप्टर्स थे ये काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास जो एसिड होगा वो रिलीज नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, जो गैस्ट्रिन होगा ये आपके पास इधर रिसेप्टर्स कौन से लगे थे, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स भी लगे थे। गैस्ट्रिन जाके एंट्रोक्रोमाफिन सेल से हिस्टामिन को निकालेगा और हिस्टामिन जाएगा इस रिसेप्टर्स पे काम करेगा और फिर हमारे पास जो एसिड होगी वो थोड़ी सी प्रोडक्शन हो जाएगी। ये थी बात, मैं ये बात दोबारा बता देता हूं। बात ये कही कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केस में मैंने कहा कि ये रिसेप्टर्स थे ना गैस्ट्रिन के, ये इनहिबिट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपके पास गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे तो हमारे पास गैस्ट्रिन यहां वर्क नहीं करेगा, तो बॉडी में गैस्ट्रिन का जो फंक्शन होगा वो गैस्ट्रिन ज्यादा हो जाएगा। तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में जाएगा और एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में जाके हिस्टामिन को रिलीज करवा देगा। जब हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा तो हिस्टामिन जाके H2R रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा ऑन द पेरिटल सेल्स और फिर वहां से HCl की थोड़ी सी प्रोडक्शन ये करवा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इसमें बात। लेकिन बेसिकली हम ये बात करते हैं कि यहाँ आपके पास एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाला जो केस होता है ये आपके पास चेंज हो जाता है हमारे पास किसमें, गैस्ट्रिक अल्सर्स में। ठीक है, या हम इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज भी कहते हैं। अच्छा, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस होता है ये आपके पास गैस्ट्रिक अल्सर में चेंज होता है। सेकंड चीज ये हमारे पास चेंज होता है गैस्ट्रिक कैंसर्स के अंदर। ठीक है, देखो अब हुआ ये, मैंने ये बात की कि आपके पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर आपके पास म्यूकोसा की इंजरी हुई, लेकिन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर जो म्यूकोसा था उसकी हो गई है एट्रोफी। ठीक है, हमने एक बात पढ़ी। अब उसके बाद एक और मैकेनिज्म करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। हुआ ये कि हमारे पास ये है पेरिटल सेल्स, ये हमारे पास पेरिटल सेल्स। इस पेरिटल सेल्स में हमारे पास यहाँ हमने कहा था हाइड्रोजन पोटेशियम होते हैं, पंप होता है जहां से हमारे पास HCl ने रिलीज होना होता है। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जो इसके ओपोजिट बन जाती हैं। फिर करती क्या है, ये हमारे पास ये जो फंक्शन होता है ना इसको डिसरप्ट कर देती है। जब ये वाला फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है फिर भी हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी और गैस्ट्रिन बॉडी में आपको ज्यादा मिलेगा और एसिड आपको बॉडी में स्टमक में कम मिलेगा। ये था हमारे पास इसका मेन मैकेनिज्म क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। अब मैं अगर तीनों को करूं तो हमने पहले बात क्या की, हमने कहा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर होता यह है कि H. पाइलोराई की वजह से हुआ, पहली बात हमने ये पढ़ी। सेकंड चीज हमने कहा कि इसके अंदर आपके पास जो HCl की जो प्रोडक्शन होती है ना ये नहीं होती या बहुत कम होती है। थर्ड चीज हमने बात की कि हमारे पास ये होता है इसमें कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनती है इसके खिलाफ, जिसकी वजह से हमारे पास जो HCl होता है वो आपके पास नहीं बनता। ये थी आपके तीन बातें जो आपने इसमें जो है ना क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये जो हमने बात कर रहे हैं ना ऑटो एंटीबॉडीज की, ये क्या करती है, पहली बात ये ऑटो एंटीबॉडीज ने जाके इस पेरिटल, ये जो हमारे पास पेरिटल सेल से इसको कर दिया डैमेज। ठीक है, अब पेरिटल सेल्स को डैमेज करवा दिया, ये कितने थे आपके स्टमक में। ठीक है, अब हमारे पास हमने बात की कि ये जो हम ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं ये करती क्या है, ये हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं ड्यूडिनम में। ठीक है, उनको भी इनहिबिट कर देती हैं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स ड्यूडिनम में इनहिबिट हो जाती है ना तो फिर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना इसने आपके विटामिन B12 के साथ मिलना होता है।
ठीक है। लेकिन जब आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास जब नहीं मिलता, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर विटामिन B12 बॉडी में कम हो जाता है। यानी इन दोनों का रिएक्शन देखो, याद रखना, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 आपस में मिलके आपके पास जो हमारे पास कोबालामीन होता है, हाइड्रोकोबालामीन जिसको हम कहते हैं विटामिन B12, उसको मैच्योर करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो इसको डिस्ट्रॉय करवा देती हैं। जब इसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं तो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाता है, हम उसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए और इंट्रिंसिक फैक्टर अगर विटामिन B12 के साथ नहीं मिलता, हम उस कंडीशन को कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, ये वैसे हमारे पास हीम में अलग एक टॉपिक है, B12 मैक्रोफेज उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। अच्छा, ये था हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस। अब हम चलते हैं कि हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर क्या होते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास एक डिजीज आती है मैनिटरी डिजीज। अब मैनिटरी डिजीज क्या होती है? इसके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास ये है स्टमक में हमने कहा था कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रुगाए। ठीक है, अब हमने ये बात की कि हमारे पास ये जो रुगाए प्रेजेंट होते हैं, इसका काम होता है आपके जो म्यूकोसा होता है ना, ठीक है, जो म्यूकस होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको यानी म्यूकस को एक्सक्रीट करवाना। ठीक है, हमने ये बात की कि हमारे पास जो म्यूकस होता है उसको सेक्रीट करवाना किसका काम होता है? हमारे पास इस स्टमक के अंदर प्रेजेंट रुगाए का। ठीक है, अब होता ये है कि आपके पास मेनिनटेरिक डिजीज के अंदर आपके पास ये जो म्यूकोसा होता है ना, ये वाला जो म्यूकोसा लेयर होती है, इसका हो जाता है हाइपरट्रोफी। यानी इस डिजीज के अंदर आपके पास जो म्यूकस लेयर होती है इसकी हो जाती है हाइपरट्रोफी। और जब इसकी हो जाती है हाइपरट्रोफी कह रहा हूं, हाइपरप्लाजिया हो जाती है। यानी नंबर ऑफ सेल्स म्यूकोसा है ना, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो जो रुगाए होती है ना, इनकी भी हाइपरट्रोफी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि हुआ ये था कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रुगाए। रुगाए का काम होता है आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, उसको स्टिमुलेट करवाना। लेकिन जब हमारे पास रुगाए का इंक्रीज हो जाएगा साइज, तो फिर आपके पास जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो भी इंक्रीज होने लग जाएंगे। और नंबर ऑफ सेल्स अगर आपके पास इंक्रीज होंगे, हमें इस कंडीशन को कहते हैं मेनिनटेरिक डिजीज। आप लोगों ने याद रखना है कि जो रुगाए होता है उसका काम होता है म्यूकस को सेक्रेट करवाना, जो कि आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, अब होता ही है कि आपके पास ये जो होती है रुगाए रुगाए जब हाइपरट्रोफी हो जाती है तो आपके पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं मेनिनटेरिक डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के अंदर आपके पास ये आता है। अब ये पेशेंट आएगा क्या? पेशेंट आएगा आपके पास मेनली याद रखना, पेशेंट आएगा आपके पास ये कहेगा कि एब्डोमिनल पेन हो रही है। ठीक है, पेशेंट आएगा एनोरेक्सिया के साथ, पेशेंट आएगा वेट लॉस के साथ, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, और साथ एक बात याद रखना, पेशेंट आएगा ट्रांसुडेट एडिमा के साथ। ट्रांसुडेट एडिमा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है, बॉडी में एडिमा तो हो रहा होता है लेकिन आपके पास प्रोटीन नहीं होती। जब भी प्रोटीन ना हो और एडिमा हो तो वो उस हम कहते हैं उस कंडीशन को कहते हैं पिटिंग एडिमा। दो तरह के एडिमा होते हैं, एक होता है पिटिंग एडिमा, एक होता है नॉन पिटिंग एडिमा। जो पिटिंग एडिमा होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसुडेट एडिमा, जो नॉन पिटिंग होता है उसे हम कहते हैं एक्सुडेट एडिमा। पिटिंग का मतलब ये है कि ये पिट क्यों कर रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर जो प्रोटीन है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा का मतलब है एक्सुडेट। एक्सुडेट का मतलब है इसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन है, इस वजह से ये पिट नहीं कर रहा, ये बहुत हार्ड है। और इस कंडीशन के अंदर आपको ट्रांसुडेट एडिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोटीन होगी वो भी लॉस होगी। ये था आपका मेनिनटेरिक डिजीज, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज याद रखना कि देखो हमने बात की कि रुगाई का काम होता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करवाना, साथ हमने कहा था कि इसका काम होता है आपकी जो म्यूकस होता है ना उसको सेक्रेट करवाना। अब क्या होगा, हमें ऐसे बंदे में ऐसे स्टमक में जब हम देखेंगे, इस स्टमक के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा जो म्यूकस होगा ना वो सेक्रेट हुआ होगा। मेनिनटेरिक डिजीज वाले पेशेंट के अंदर आपके पास एक चीज क्या, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी इसका हाइपरप्लाजिया हुआ होगा। साथ चीज क्या होगा, साथ आपके पास ये जो अंदर हमारे पास ये जो स्टमक के अंदर कुछ जो म्यूकस होंगे उसका सेक्रीशन ज्यादा हुई होगी। ये आपके पास दो कंडीशन मिलेगी। उसके बाद आपके पास ये एनोरेक्सिया के साथ आ सकता है, वेट लॉस के साथ, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ ट्रांसुडेट एडिमा के साथ आ सकता है ऑन द पेरिफेरल साइड्स। ठीक है, ये था हमारे पास मेनिनटेरिक डिसीज। अच्छा, मेनिनटेरिक डिसीज के बाद हमारे पास आता है हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आपके पास याद रखना कि जो गैस्ट्रिक कैंसर, मेनली जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। ये वो क्वेश्चन वो पूछता होता है। अच्छा, अब गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है ना इसकी रीजन क्या होती है, मैंने एक बार बताई कि ऐसा हो सकता है कि एक पेशेंट था वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का था, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को उसने ट्रीट नहीं किया जिसकी वजह से वो चेंज हो गया आपके पास गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। अब हमने बात की थी कि ऐसा बंदा जिसकी जो म्यूकोसा की उसकी एट्रोफी होगी, उसने उस म्यूकोसा की एट्रोफी यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं किया जिसकी वजह से ये जो था ये आपके पास प्री कैंसरस स्टेज में गया और प्री कैंसरस स्टेज आके आपके पास कैंसरस स्टेज में गया। ये था आपके पास एक चीज। अब सेकंड चीज, गैस्ट्रिक कैंसर की रीजन क्या हो सकती है। पहली बात, गैस्ट्रिक कैंसर की रीजन हो सकती है एच पाइलोराई का इन्फेक्शन। अब एच पाइलोराई हमने कहा था क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, और यही बात मैंने बताई कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस चेंज हो सकता है गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। पहली बात हमने की कि हमारे पास एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड चीज ऐसा हो सकता है, हम कहते हैं नाइट्रोसोमाइन्स फूड, वो हम होता है कि स्मोक्ड फूड, यानी ज्यादा स्मोक्ड फूड जो खाते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो बेवरेजेस वाला, ठीक है, अल्कोहलिक फूड खाते हैं, उसमें भी आप उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है।
ठीक है। थर्ड चीज आपको ये हो सकता है हमारे पास स्मोकिंग के साथ या अल्कोहल के साथ या आपको टोबैको के साथ, इस हिस्ट्री के साथ भी आपको ये जो है ना टोबैको स्मोकिंग के साथ आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। ठीक है, और हमने ये बातें मेन चीज है हमारे पास एच पाइलोराई की इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हमने बात की स्मोक फूड के साथ और साथ हमारे पास अल्कोहल टोबैको या स्मोकिंग हिस्ट्री के साथ आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखना कि देखो ये आपके पास जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है ये करता क्या है, मैं एक लाइन बोलूंगा, होता है ये कि कोई भी जो एसिड होता है ना, एसिड ये आपके अल्सर को वर्स करवा देता है। यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेशेंट आया, उसको था अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर था या ड्यूडिनम अल्सर था, उसने उसको ट्रीट नहीं किया। जब उसने उसको ट्रीट नहीं किया तो एसिड ने क्या किया, एसिड आपको मैंने कहा कि जो अल्सर होता है ना इसको और वर्स करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये हेड है, सॉरी ये हमारे पास एक स्टमक है, स्टमक के सेल्स के अंदर मेरे पास ये है एक अल्सर बन गया। ठीक है, और इस स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है, तो एसिड की प्रोडक्शन हुई जिसने आपके पास ये जो सेल्स थे इसको जो अल्सर्स था, ठीक है, इसको और वर्स करवा दिया। जब और वर्स करवा दिया तो ये वर्स करवाता करवाता इसका मेटाप्लाजिया हुआ और मेटाप्लाजिया इसकी एपिथेलियम का मेटाप्लाजिया हुआ, जिसकी वजह से आपको ये गैस्ट्रिक कैंसर हो गया। ये थी आपकी काफी रीजन जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। अब हम ये एक नहीं कह सकते कि इसको गैस्ट्रिक कैंसर इस वजह से है। हाँ, वो हिस्ट्री देगा कि एक पेशेंट था, उसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहा बड़ी देर से। ठीक है, अब उसको किस वजह से हो सकता है, हम कह सकते हैं उसको एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, वो ये कह सकता है कि उसकी जो अल्कोहलिक हिस्ट्री थी, टोबैको हिस्ट्री थी या स्मोकिंग हिस्ट्री थी, उसकी वजह से हम कह सकते हैं उस वजह से हो सकता है। या हम कह सकते हैं डाइटरी फूड खा रहा था, ठीक है, उस वजह से भी उसको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर की इसके बाद हमारे पास काफी होती है रीजन। अब इसमें होता क्या, याद रखना कि गैस्ट्रिक कैंसर्स के अंदर देखो हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ईकडायरिन प्रोटीन। ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, इस सेल्स को जो जोड़ के रखी वाली होती है इसका नाम होता है ईकडायरिन प्रोटीन। गैस्ट्रिक कैंसर के केस में आपके पास जो हमारे पास ईकडायरिन प्रोटीन होती है ना, इसकी म्यूटेशन हो जाती है। जब ईकडायरिन प्रोटीन की म्यूटेशन हो जाती है तो ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में और क्लोज आ जाते हैं इस तरह से। जब ये आपस में और क्लोज आ जाते हैं इस वजह से फिर आपके पास थिकनेस मिलती है, और हम इसलिए कहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के केस में आपके पास जो स्टमक होता है या ड्यूडिनम की लाइनिंग होती है थोड़ी सी, उसके अंदर आपको थिकनेस मिलती है बहुत ज्यादा। अब वो थिकनेस की रीजन ये है कि ई कैडारिन की जीन की म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो थिकनेस होगी वो आपको मिलेगी। और म्यूकोसा, देखो म्यूकोसा तो ऑलरेडी डैमेज हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ थिकनेस मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन होगी वो और वर्स हो सकती है। अब बात करते हैं कि देखो अगर तो बंदा है उसको गैस्ट्रिक कैंसर है, अब गैस्ट्रिक कैंसर आगे मेटास्टाइज भी कर जाता है। अगर तो वो जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो आपके पास सुपरा क्लेविकुलर वाले रीजन में करता है, उसे हम कहते हैं विर्चोज नोड। ठीक है, अगर तो वो जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो आपके पास करता है ओवरीज वाले रीजन में, हम उसे कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स। ठीक है, अगर तो जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो करता है हमारे पास जो अम्बिलिकल है उसके ऊपर, यानी अम्बिलिकल है उसके ऊपर वाले पैरा अम्बिलिकल रीजन में करता है, हम उसे कहते हैं सिस्टर मैरी सिंड्रोम या सिस्टर मैरी नोड्स कहते हैं या सिस्टर मैरी ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अगर तो ये आपके पास रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन में करता है, या आपके पास एक पाउच होता है जिसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डुगलास, ठीक है, उसमें करता है, फिर हम इसे कहते हैं ब्लमर शेल्फ नोड्स या प्लमर शेल्फ ट्यूमर्स। अच्छा, अब ये पाउच ऑफ डुगलास क्या होता है, पाउच ऑफ डुगलास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक फीमेल्स के अंदर रेक्टोवेजाइनल पार्ट को कहते हैं और मेल्स के अंदर रेक्टोवेजिकल पार्ट को कहते हैं। यानी मैं कहूं कि अगर ये मेरे पास है रेक्टम और ये मेरे पास है वेजाइना, इस वेजाइना और रेक्टम से ऐसे हमारे पास एक पाउच फैला होता है, इसका नाम होता है हमारे पास पाउच ऑफ डुगलास। और मेनली ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं ना, तो फिर वो मेनली मेन काम होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस हम यहाँ से करते हैं पाउच ऑफ डुगलास से, क्योंकि ये ऐसा एक पाउच होता है। वैसे तो इसकी ओब्लिटरेशन भी हो जाती है यानी बंद हो जाता है, लेकिन अगर तो ये बंद ना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से डायलिसिस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मेन रोल नहीं है, मेन रोल सिर्फ इसका ये है कि प्रोटेक्शन करवाना, कि अगर ऑर्गन है ना, देखो होता ये है कि अगर आपके पास जो वो यूट्रस है वो आपके पास एंटीरियर साइड पे है और आपके पास जो वजाइना है वो पोस्टीरियर साइड पे है, फिर उन दोनों की प्रोटेक्शन करवाना कि उसके जो ऑर्गन है वो आपस में प्रोलैप्स ना कर जाए, वो पाउच ऑफ डुगलास का काम होता है। ठीक है, और अगर बात करें मेल्स में, तो मेल्स में हमारे पास ब्लैडर और हम कहते हैं रेक्टम, उसके दरमियान में जो पाउच होता है उसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डुगलास। ये होते हैं दो, रेक्टो वेजाइनल और हम कहते हैं क्या इसको रेक्टो यूट्रल, और हम इसे कहते हैं रेक्टो वेजिकल। ये हमारे पास पाउच होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये था हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर। अब गैस्ट्रिक कैंसर के बाद हमारे पास आता है पेप्टिक अल्सर डिसीज। ये आप लोगों ने सुनी है जरा ध्यान से, इसमें काफी क्वेश्चन में पूछता होता है। अच्छा, अब जो पेप्टिक अल्सर डिसीज होती है ये हमारे पास होती है दो टाइप्स की, एक आपके पास होती है गैस्ट्रिक अल्सर्स, एक आपके पास होती है ड्यूडिनम अल्सर्स। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि देखो गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये है स्टमक, ठीक है, और स्टमक के अंदर आपके पास यहाँ अल्सर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ड्यूरिनम में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये स्टमक में नहीं, जबकि ये आपके पास ये जो ड्यूरिनम कैविटी है यहाँ आपको अल्सर्स मिल रहे हैं।
ये थी आपके पास दो कंडीशन, एक था हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, ये था हमारे पास पेप्टिक अल्सर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले ये कि गैस्ट्रिक अल्सर के केस में आपके पास, आपके गैस्ट्रिक अल्सर के केस में आपके पास जब भी वो जो पेशेंट होगा, वो जब भी कोई चीज खाएगा तो उसको जो पेन होगी वो ज्यादा होगी। अब ये पेन ज्यादा क्यों होगी, मैं आपको पहले ये बात बता दूं। देखना, होता ये है कि जब आपके पास एसिड जो होगा वो रिलीज होगा। एसिड क्या करता है, ये आपके अल्सर्स को वर्स करवाता है। जब अल्सर्स वर्स होगा तो पेन ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यानी देखो अगर कोई बंदा खाना खा रहा है, जब उसने खाना खाया है तो इसका मतलब है एसिड अब रिलीज हो रहा है, और एसिड और स्टमक में उसके अल्सर्स भी हैं, तो एसिड उस अल्सर्स को और वर्स कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास पेन उस बंदे को होगी जब वो खाना खाएगा। अब जारी बात है वो कहेगा कि मैं खाना ना ही खाऊं, फिर इस वजह से उसका वेट लॉस भी होगा। ठीक है, अब रही बात ड्यूरिनम अल्सर्स की। ड्यूरिनम अल्सर्स की क्या होता है कि जब भी जो फूड मटेरियल होता है वो यहाँ स्टमक से पास आउट करके ड्यूरिनम में जाता है, तो आपके पास जब भी ड्यूरिनम में जाता है तो ये जो ड्यूरिनम के सेल्स होते हैं ये आपके पास अल्कलाइन रिलीज करते हैं, HCO3 को रिलीज करते हैं। और जब देखो, जब फूड मटेरियल स्टमक में जाता है तो आपके पास एसिड रिलीज होता है, जब फूड मटेरियल ड्यूरिनम में जाता है तो आपके पास अल्कलाइन रिलीज होता है, HCO3 रिलीज हुआ। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट हमारे पास रिलीज हुआ, अब क्या होगा, अब जैसे ही वो बंदा, देखो इसमें हमने कहा है कि स्टमक में अल्सर्स नहीं है, ड्यूरिनम में अल्सर है, यानी अब जब बंदा वो खाना खाएगा, फूड इनटेक करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसको पेन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जब भी ये जो फूड मटेरियल होगा यहाँ जाएगा तो अल्कलाइन रिलीज होगा, और अल्कलाइन इज बेस्ट फॉर अल्सर, यानी अल्कलाइन जो होता है ना वो अल्सर के वर्स को कम करता है। अगर एसिड बढ़ाता है तो अल्कलाइन जो सोल्यूशन होता है वो कम करता है। अब इस बंदे को जो पेन होगी वो कम होगी, इस वजह से वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा खाऊं, तो आपके पास उसका वेट गेन होगा और इधर आपके पास वेट लॉस होगा। आपकी थी पहली ये बातें। ठीक है, अब रही बात ड्यूडिनम अल्सर, वैसे तो आपको एक बात बता दूं, पेप्टिक अल्सर डिसीज मेनली H पाइलोराई के साथ होती है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करता है तो ड्यूडिनम अल्सर जो होती है ना, ये आपके पास H पाइलोराई की वजह से होती है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना, ये NSAIDs की वजह से होती है। लेकिन वो ये आपसे बात नहीं पूछेगा कि H पाइलोराई है या NSAIDs है, वो आपके पास डायग्नोस करवाएगा कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडिनम अल्सर है। अब हमने पहली बात पढ़ी है, अब उसके बाद और क्या होता है, और बात के गेस्ट, हमारे पास एक डिजीज आती है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में और ड्यूडिनम अल्सर्स में हमारे पास डिफरेंस क्या है। ठीक है, याद रखना पहली चीज, ड्यूडिनम अल्सर्स को हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को प्रोटोन पंप इनहिबिटर से ट्रीट नहीं कर सकते। पहली चीज तो हमने बात करी है। अब बात करते हैं कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता क्या। ठीक है, अब देखना, मैं कहता हूं हमारे पास ये है स्टमक, ठीक है, और ये हमारे पास है एसिडिक। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की दो चीजें याद रखना। पहली चीज, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में आपके पास गैस्ट्रिनोमा होता है, गैस्ट्रिन का कैंसर। सेकंड चीज, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है, आपके पास ड्यूडिनम अल्सर्स होते हैं, और हमने बात भी कही है ड्यूडिनम अल्सर्स की टाइप है। ये दो बातें पहली चीज। अब बात ये कर रहा हूं कि पहले मैंने कहा कि एक पेशेंट था, यहाँ आके पास उसको ड्यूडिनम भी मिल रहे हैं, और सेकंड चीज आपके पास यहाँ होता है पेंक्रियास। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है ना, उसके अंदर स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर में और पेंक्रियास के टेल वाले पार्ट में यहाँ आपके पास कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिनोमा। अब मैंने बात की कि आपके पास यहाँ जो है ना एक कैंसर डेवलप हो गया, जिसे मैंने कहा गैस्ट्रिनोमा। अब इसमें हुआ कि इस गैस्ट्रिनोमा ने क्या किया, यहाँ से आपके पास गैस्ट्रिनोमा है, जारी बात है अब ये गैस्ट्रिन को रिलीज करता है बहुत ज्यादा। जब ये गैस्ट्रिन को रिलीज करता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ हमने कहा यहाँ होते हैं पेरिटल सेल्स। गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिन जाके इस पेरिटल सेल्स पे काम करेगा, और पेरिटल सेल्स आगे से HCl को रिलीज करवाएंगे, और जब ये HCl रिलीज होगा तो HCl पास आउट होके, देखो अब ये फूड मटेरियल खाया नहीं है, मैं अभी खाने की, मैंने सिर्फ ड्यूडिनम में और गैस्ट्रिक में खाने की बात की, यहाँ मैंने इसमें बात नहीं की खाने की। और हमने बात की कि जब वो कोई खाना खाता है फिर ही HCl रिलीज होता है, लेकिन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में उसने खाना नहीं भी खाया फिर भी रिलीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, गैस्ट्रिनोमा था, गैस्ट्रिनोमा ने गैस्ट्रिन रिलीज किया, गैस्ट्रिन ने जाके पेरिटल सेल्स पे काम करके HCl को रिलीज करवा दिया, और HCl क्या किया, HCl गया इधर ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम में जाके इसने इस अल्सर्स को और वर्स करवा दिया। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक हो गया, ये थी आपके पास ये बात। और इसके बाद और इसमें बात क्या है कि आपके पास इस कंडीशन में ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में आपके पास जो रुगाए होते हैं ना, उसकी बहुत ज्यादा थिकनेस मिलती है, पहली चीज। ठीक है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में जो रुगाए होते हैं इसकी बहुत थिकनेस मिलती है। सेकंड चीज, ये आपके पास मेनली होता है डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ज्यूजिनम में। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है इसके अंदर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी कि आपके पास पेप्टिक अल्सर डिसीज होती है, दो टाइप्स की, एक होती है गैस्ट्रिक अल्सर, एक थी हमारे पास ड्यूडिनम अल्सर। और ड्यूडिनम अल्सर होती है हमारे पास दो टाइप्स की, एक होती है ड्यूडिनम अल्सर, एक होती है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें आपके पास कैंसर नहीं होते, सिर्फ अल्सर्स होते हैं। लेकिन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में आपके पास देखो ड्यूडिनम अल्सर भी मिल रहा है और साथ गैस्ट्रिनोमा भी मिल रहा है। ये वाला पॉइंट
क्लियर है तो बता दो मुझे। और एक और बात, ड्यूरिनम अल्सर वाला जो पेशेंट होगा ये तो वेट गेन करवा रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, लेकिन ज़ोलिंगर एडिसन सिंड्रोम में आपको ऐसे वेट गेन वाली वो हिस्ट्री नहीं देगा, इधर आपको वो वेट गेन वाली हिस्ट्री दे सकता है। अब बता दो कोई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।